राजनादा प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपकी उन कानूनी उलझनों की रहनुमाई के लिए है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं। अगर आप किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, किसी से कानूनी मशवरा चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ख़ास लीगल एक्सपर्ट जो कि आपके कानूनी मसलों के बारे में आपको राय मशवरा दे सकते हैं। जब आपको जवाब यहाँ से मिल जाए, उसके बाद आप अपने जो मकामी वकील हैं या आपके अपने जो वकील हैं उनसे आप राब्ता करके उस बारे में आगे पेशरफ्त कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें। लेकिन जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात जो है वो हमारे वकील तक, हमारे साथ जो ख़ास मेहमान रहेंगे उन तक पहुंच जाए। आप उनसे अपने कुछ भी सवाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप अपने सवाल अगर थोड़े आसान ज़बान में मुख्तसर पूछें, टू द पॉइंट पूछेंगे, तो फिर आपको ही आपके सवाल का जवाब बहुत आसानी से मिल सकता है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही हमारी ख़ास मेहमान, बहुत ही जानी पहचानी मशहूर शख्सियत हैं। चलिए हम आपसे इनका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट फराह फैज साहिबा। मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। इना बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं किसी तरह से अपनी कौम के, अपने जो कंट्रीमैन हैं उन लोगों के काम आ सकूं, खास तौर से जो लेडीज हैं जिनके लिए तमाम कोशिशें की जाती रही हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए और तमाम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो किस तरह से इनका फायदा ले सकती हैं या किस तरह से अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकती हैं अपने हक को पाने के लिए। और इस नाजानकारी की वजह से वो टॉर्चर होती रहती है और उनको जो है रिलीफ नहीं मिल पाता, हालांकि उनके लिए बहुत सारे कानून जी मैम, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नाज़रीन भी लगातार मौजूद रहेंगे। और चलिए नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैम, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है और इससे कितना फ़ायदा हमारे मुल्क की ख़वातीन को? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हिंदी में जिसको घरेलू हिंसा पीड़न अधिनियम कहा जाता है, तो उसमें वो सिर्फ बनाया इसलिए गया है कि जो लड़कियां शादी होने के बाद में ससुराल चली जाती हैं और उनके साथ में कोई परेशानी वहां पेश आती है, या और भी लड़कियां जो घरों में रह रही हैं और उनके लिए कोई परेशानी पेश आ रही है और वो उनको उनके जो हुकूक हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो किस तरह से कोर्ट के जरिए अपने जो हक है उनको ले सकती है, उनको एंजॉय कर सकती हैं और अपनी जिंदगी को आसान कर सकती हैं, उनकी मुश्किलात का सामना कर सकती हैं। इसीलिए ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो फ्रेम किया गया था उन सब चीजों को रख करके सामने। और इसमें जो है एक लड़की को जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी प्रोविजन है, वो अपने घर में महफूज रह सके, उसको कोई सताए ना, उसके जो पोर्शन है उसमें कोई मदाखलत ना करे, उसको कोई तंग ना करे, इसके लिए भी उसमें प्रोविजन है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक लड़की की प्राइवेसी को सामने रख करके, उसकी इंडिपेंडेंसी को सामने रख करके और उसके जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई इज़ा ना आए, ये सब चीजों को सामने रख करके ये सेक्ट को फ्रेम किया गया है। जी बिल्कुल वकील साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक ये इस एक्ट के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, और आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगी, आपका इतना लंबा ये करियर रहा है, आपने भी देखा होगा कि हमारे मुल्क की ख़वातीन को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कानून ने, आइन ने उनको कितनी आसानियाँ फराहम की है। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने घरों में जुल्म और सितम का शिकार होती रहती हैं, आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, कहीं उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तब भी वो नहीं आगे आ पाती हैं। ये तमाम चीज़ें अभी तक हम क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं? इसके लिए आप क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगी हमारे मुल्क की ख़वातीन को?
देखिए, जैसे मैंने अभी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बताया कि उसमें वो सारे आपको फैसिलिटीज मिल सकती है कानून के जरिए, अपने घर में रहने का हक मिल सकता है, कोई आपको जबरदस्ती आपके घर से नहीं निकाल सकता अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपना सूट फाइल किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि उसमें एक्स पार्टी भी ऑर्डर हो जाता है। सपोज उसमें पार्टी बनाया जाता है, जो घर में और दिगर शख्स रह रहे हैं उनको नोटिस जारी होता है, उनको फिर एफआईआर होना पड़ता है कोर्ट के सामने और अपना जवाब देना पड़ता है, तो उसके फैसला आने में टाइम भी लगता है। लेकिन फौरी तौर पर इंटरिम उसमें रिलीफ भी दिया जा सकता है। उसमें प्रोविजन है सेक्शन 23 में कि भाई अगर दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, नोटिस उनको तामील होने में टाइम लग रहा है, तो कोर्ट जो है फौरी तौर पर आपको ये फैसिलिटी दिलवा सकते हैं कि आप घर के एक पोर्शन में बड़े आराम से रहें, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे किचन है, टॉयलेट है, और उसको आप बड़े आराम से यूज कर सकती हैं, उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा जैसे अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिलता है। आपका अगर एडवोकेट एप्लीकेशन मूव करता है कि भाई इसका कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो उसमें कोर्ट जो है आपके हस्बैंड से आपको इंटरिम मेंटेनेंस दिलवा सकती है। हालांकि मेंटेनेंस का प्रोविजन जो है वो एक अलग से 125 सीआरपीसी में सूट फाइल होता है, वहां से मेंटेनेंस देने का जो है वो अरेंजमेंट किया गया है कानून में। और इस जैसे भी आपने बताया कि पैसों की तंगी की वजह से लड़कियां जो है वो ये सोचती रहती हैं कि हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे पास तो खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, वकील की फीस के लिए पैसा नहीं है, तो इसके लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम जगहों पर जो लीगल एड है वो मौजूद है। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे तो आपका स्टेट लेवल पर हो हाई कोर्ट में, चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आ रही हैं तो वहां पर भी नेशनल लीगल एड का प्रोविजन है। और उस लीगल एड में अगर आप एप्लीकेशन मूव करती हैं अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हुए कि मैं इस तरह से अपने मुकदमों का खर्चा जो है या उनके जो अखराजात हैं वो बेयर नहीं कर सकती, तो उसमें जो है कोर्ट की तरफ से जो है आपको एक वकील को अपॉइंट कर दिया जाता है। वो वकील आपकी तरफ से केस लड़ेगा, वकालतनामा आपसे साइन करा लेगा। जैसे फीस देके आप वकील को हायर करती हैं, इसी तरह से वो वकील आपको कोर्ट की तरफ से लीगल एड अथॉरिटी होती है वो अपॉइंट करती है, उसका एक पैनल होता है, तो वो वकील आपको प्रोवाइड करा देगी। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे टाइपिंग का एक्सपेंसेस हो गया, फोटोकॉपी का हो गया, या और दीगर जो इखराजात हैं केस को लड़ने में, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि वो जो है वो करते रहेंगे और उसका एक बिल बना करके वो अपनी कमेटी को देंगे और कमेटी जो है उसको वो पेमेंट करेंगी। तो इस तरह से अब एक्सपेंसेस का भी कोई इस तरह का मसला नहीं रहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना केस नहीं लड़ सकते। तो बहुत आसानियां हो गई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए, ये सबसे तभी हम इन फैसिलिटीज को जो है अवेल कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे तमाम नाज़रीन खासतौर पर हमारी ख़वातीन को दी है कि अगर आप माशी तौर पर किसी तंगी का शिकार हैं तब भी कानून आपकी मदद करेगा। वकील साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल अब्यूज़ होता है वो तो सामने दिखाई दे जाता है, पता चल जाता है, लेकिन कई बार हमारे ख़वातीन किसी न किसी मेंटल या फिर इमोशनल अब्यूज़ का भी शिकार हो जाती हैं। क्या हमारे कानून में, हमारे लॉ में इस तरह का भी कोई प्रोविजन है कि वो इसके लिए आवाज़ उठा सकती हैं? देखिए, मेंटली हरासमेंट हो चाहे तो फिजिकल हरासमेंट हो, हरासमेंट तो हरासमेंट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, एक है आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर कर दिया है कि हर एक आदमी को अपनी जिंदगी गुजारने का राइट है, और वो भी जानवरों की जैसी जिंदगी नहीं बल्कि एक डिग्निटी के साथ में आदमी को अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और उसके लिए जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ये सब आयोग का जो गठन हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है। कई बार आप देखिए कि जब अरेस्टिंग हो जाती थी तो थानों में 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता था,
जी बहुत ज्यादा उनके साथ में उनको टॉर्चर किया जाता था। जी। तो चाहे तो लड़की है और चाहे तो लड़का है, आज हमारे कंट्री में बिल्कुल इस बात की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है जी कि उसको जो है आप मेंटली हरास कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बाकायदा से ये कानून मौजूद है और आप जो है इसमें आ सकते हैं और अपने जो मान लीजिए अगर आपकी डिग्निटी को कोई ठेस पहुंचती है जी तो आपके पास में जो है वो जो मानहानि का आप एक उसमें सूट फाइल कर सकते हैं, जी कंपनसेशन आप उसमें डिमांड कर सकते हैं, जो कोई आपको इस तरह का जो है आपकी डिग्निटी को डिग्रेड कर रहा है जी जी या कमजोर कर रहा है। जी तो वो सारी चीजें आज हमारे पास कानून की शक्ल में मौजूद है। और बस वही मैं बार बार कहूंगी ना कि जरूरत इस बात की है कि हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए। बिल्कुल इसीलिए बहुत जरूरी है कि सोशल अवेयरनेस के साथ साथ में लीगल अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल इसके लिए जो नालसा है वो अरेंजमेंट भी करती है, वो कैंप्स लगते हैं जी बाकायदा जगह जगह पर और लोगों को इकट्ठा करके जो है उनकी वर्कशॉप भी की जाती है, सेमिनार्स भी होते हैं और वहां पर जो है उनको इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपके एक्चुअल में राइट्स क्या हैं और ड्यूटीज भी बताई जाती हैं कि आपकी आपके कंट्री के लिए क्या ड्यूटी है बहुत जरूरी और बहुत उसको जरूरी कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये जो इस तरह के सेमिनार्स होते हैं या लीगल अवेयरनेस कैंप होते हैं जी तो जी वहाँ इन सब की जानकारी भी दी जाती है। जी। तो आपसे लगातार हम अहम जानकारी कानून के ताल्लुक से हासिल कर ही रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट फराह फैज साहिबा। आप इनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त कॉल्स भी आ रही हैं। चलिए हम बात करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2004 में मेरी जो हस्बैंड था उसने मुझे डाइवोर्स दिया है, तलाक बॉयन जिसको बोलते हैं। 4 बच्चे हैं मेरे पास, 4 बच्चों को छोड़कर वो चला गया 3 दफा दूसरी लड़की के साथ। फिर उसको 2030 में उसको उसकी डेथ हो गई। 5 मई में उसकी डेथ हो गई। उसने नामनी मेरे को रखा है और जो भी फॉर्म भरा है उसने कोई इसमें एजीज ऑफिस में वो मेरे ही नाम का है। क्या मैं उसका हिस्सा बन सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप परेशान मत हुइए। हमारे साथ मशहूर वकील साहबा मौजूद हैं। वकील साहबा आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, थोड़ा सा इनकी आवाज दब रही थी जी। कि जो उन्होंने अपना फॉर्म जहां पर भी भरा हुआ है उसको अगर उस फॉर्म में इनको नॉमिनी अगर उसने बनाया हुआ है, नॉमिनी की जगह इनका नाम भरा हुआ है, तो ये बिल्कुल उसकी मुस्तहिक है और उसकी जितनी भी जगह है जैसे बैंक का जो अकाउंट होता है वहां से अगर ये नॉमिनी है तो वहां से इनको सारा जो फायदा है वो इनको मिल सकता है, पैसा जो उसका है वो मिल सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो है उसमें भी ये क्लेम कर सकते हैं। मैं इनका नाम जानना चाह रही थी। हिना, इनका नाम क्या है? जी क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? मैम लगता है कि उनकी कॉल जो है वो अब डिस्कनेक्ट हो गई है और आपने बिल्कुल सही ये बात कही है कि अगर नॉमिनी पेपर में है वो तो वो पूरा हक रखती हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपनी एक और कॉलर से। हेलो जी। हेलो। तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ मशहूर वकील साहबा भी मौजूद हैं। इनसे लगातार हम तमाम तर जो कानूनी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वकील साहबा, जिस तरह से आपने कहा कि अवेयरनेस यानी बेदारी की ज़रूरत है और हमारे ये प्रोग्राम वकील साहब इसीलिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर है कि कम से कम पता हो कि छोटी छोटी भी जो मसले हैं उनका हल मौजूद है। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ तक पहुंचने की। मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि कई बार हमने ये देखा है कि अगर मेंटेनेंस की बात आती है, आजकल खवातीन भी जो कि जॉब कर रही हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या ऐसे हालात में भी वो अपने जो शौहर हैं उनसे मेंटेनेंस की बात वो कर सकती हैं? क्या इस तरह का कोई प्रोविजन है? बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकती है। 125 सीआरपीसी में वो अपना मेंटेनेंस सूट फाइल कर सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये बाउंडेशन कर दिया है अब
कि दोनों लोगों को जी। चाहे तो मेल है चाहे तो फीमेल है, जी जो सूट फाइल कर रहा है वो भी, जी और जिसे आप मेंटेनेंस डिमांड कर रहे हैं वो भी, उनका इनकम सर्टिफिकेट उसमें फाइल होता है। क्योंकि ये कहा जाता था कि लड़की अगर जॉब कर रही है तो उसको तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, जी मैम। लेकिन कई बार ये होता था कि लड़की, क्योंकि उसके पास गुजारे का कोई और जरिया नहीं है, जी तो वो फौरी तौर पर उसको चाहिए होता है, तो वो कई छोटी मोटी जगह पर जॉब वॉब कर लिया करती थी। तो इसी बात का प्ले लेकर जो लड़का पक्ष है जी वो मैम ये बिल्कुल। कहते थे और कि भाई जी ये जी तो जॉब में है ऑलरेडी जी और इनको मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए जो है अब इनकम एफिडेविट जो है वो फाइल होता है, और उसमें वो बहुत बड़ा इनकम एफिडेविट है, उसमें पूरा जो है वो डिटेल दिया जाता है, जी क्या आपके पास में प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, उसमें कितना अमाउंट है, आपका जो आमदनी का जरिया है वो क्या है, और कितना उसमें आमदनी आपको होती है। तो उसके बाद में कोर्ट जो है वो डिसाइड कर देती है, अगर कोर्ट को लगता है कि लड़की का सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि उसका आसानी से जी गुजारा मैम, हो आपसे सकता हो। लगातार हम जो जी। है ये बातचीत अपनी जारी रखेंगे। नाजरीन, जी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, और जब आप हमें कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हमारा प्रोग्राम वकील साहब जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। चलो ठीक है। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ वकील एडवोकेट फराह फैज़ साहिबा, सुप्रीम कोर्ट से हैं और ख़ास तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई कर रही हैं। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, तभी आपकी बात वकील साहिबा तक पहुंच पाएगी। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए, वकील साहिबा मौजूद हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मेरे पास उनकी माँ, बच्ची की माँ 15 साल से काम करते, हम लोग आज सब मिलके शादी करे, इनके रिश्तेदार का जो नवासा है वो जी। तो अब इतना जला रहे, पूछना 2 वक्त छोड़ के भी आए, लेके भी आए, जहेज भी रख लिए, सब कर लिए, अब खुला दे दो बोले तो नहीं आते, ये लोग आना आते, पहले इन्हों देना आते। तो मैं परसों बात भी करी तो बहुत बातें करी उन्हें। कितने साल हो गए हैं उस बच्ची की शादी को? 2 साल से ज्यादा हो गए, और 2 साल हो गए यहाँ के। क्या उनकी कोई मांग है या किस तरह की वो बात कर रहे हैं? नहीं मांग नहीं है, बस बच्ची कम उम्र है, 17 ठीक है। आप बिल्कुल तो परेशान मत हो। जी वकील साहबा, क्या आपको मशवरा देंगी? आप वो ध्यान से सुनिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहबा। देखिए, इनका कोई लॉजिक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो ना रखने का रीजन क्या है। जी जी। और जी। इनका भी जो मामला है वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। जी मैम। ये डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का सूट भी फाइल कर सकती हैं, और अगर ये चाहती हैं बच्ची को घर वापस भेजना और ये चाहती है कि इनकी बच्ची वहां सुख और सुकून से रहे, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में डायरेक्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सकती हैं, या फिर थाने में जाकर के 498A सेक्शन में जो है वो आईपीसी की ये अपनी एक एफआईआर लॉ डायरेक्ट भी करा सकती हैं, अपनी एक कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। तो आजकल ये प्रोविजन हो गया है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद में कि जब 498A की जो इस तरह की कंप्लेंट आती है तो दोनों पक्षों को जो है, दोनों पार्टीज को थाने पे मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनको मैट्रिमोनी लाइफ अपनी कंटिन्यू करने में किस तरह की दिक्कत आ रही है। तो वहां जो उनकी दिक्कतें छोटी मोटी होती हैं उनको समझा बुझा करके दूर करने की कोशिश की जाती है और उनका फॉलो अप भी किया जाता है। तो ये डायरेक्ट थाने पे भी जा सकती हैं अपनी कंप्लेंट लेकर के, और जो है कोर्ट में भी ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक सूट फाइल कर सकती हैं और वहां से कोर्ट से ऑर्डर ले सकती हैं कि इनकी बच्ची जो है वो चैन और सुकून से रहे
और इनका जो दामाद है वो उसको बजरिए कोर्ट जो है थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो देता रहे, ताकि वो अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सके। जी वकील साहबा, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, काफ़ी कारआमद आपने जानकारी जो है वो हमारे नाज़रीन को दी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं और हमारे साथ वकील साहिबा भी मौजूद हैं। मैम, हम जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि घरेलू तशद्दुद के मामले लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, वही बात है कि लोगों को, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं है कि कानून ने उनको कितनी आसानियां फराहम की हैं। आपने कई बार जिक्र किया कि समझाया बुझाया जाता है और बिठाकर कोशिश यही की जाती है कि रिश्ता ना टूटे, तो ऐसे में फैमिली कोर्ट्स को कितना अहम आप समझती हैं? देखिए, फैमिली कोर्ट का जो स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया है वो इसी वजह से इस्टेब्लिश किया गया है कि बाकी जो कोर्ट्स हैं उन पे जो वर्कलोड है वो ज्यादा है, और इस तरह के मामलों में जो एक मेंटेलिटी है वो समझौते की होनी चाहिए जो जज वहां बैठे हैं। तो इसीलिए उस कोर्ट को नाम जो है वो अलग से फैमिली कोर्ट का नाम दिया गया है, ताकि वहाँ एक जो पारिवारिक माहौल है उसमें एक बातचीत हो सके। वहाँ मीडिएटर्स भी होते हैं और जो जज होते हैं उनका जो फोकस होता है वो खुद मतलब बहुत ही फ्रेंडली माहौल में बात करते हैं। अगर आपके एडवोकेट नहीं भी हैं, जैसे भी कुछ लोग ये परेशानी महसूस करते हैं कि अगर एडवोकेट नहीं है तो हम किस तरह जाएंगे कोर्ट में, अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, तो फैमिली कोर्ट में जो कैंडिडेट है वो खुद भी खड़ा होकर के अपनी बात कह सकता है। अगर उसके वकील साहब उस वक्त वहां मौजूद नहीं है तो जज साहब उसको सुनते हैं, समझाते हैं, डाइस पे बैठे बैठे वो बहुत अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं। और अगर उन्हें ये लगता है कि इनकी बात को बिगड़ने से पहले अगर एक मौका दिया जाए तो उसमें कुछ गुंजाइश निकल सकती है, तो हर फैमिली कोर्ट से अटैच मीडिएशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर होते हैं सब जगह, तो वो केस को जो है वो वहां रेफर कर देते हैं और वहां बाकायदा मीडिएटर्स होते हैं और मीडिएटर्स इन लोगों की बात को सुनते हैं, इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। 2, 3, 4 वो मौके देते हैं, वहां डेट वो लगाते हैं 10 दिन बाद की, 15 दिन बाद की, फिर इनको थोड़ा एक टाइम दिया जाता है सोचने समझने के लिए। तो ये सारी कोशिशें हैं जो की जा रही हैं बिल्कुल। जी, और हम कोशिश जी मैम, आपसे लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से अमृत महोत्सव के तहत आज एक खास मुशायरे का इनेकाद दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया है, जिसमें कई जाने माने मारूफ शोरा मौजूद हैं और इस मौके पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुशायरे में। सबसे पहले तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को का बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मुल्क के तमाम जाने माने शोराए इकराम हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ये ख़ास मुशायरा जो है इसका इनेकाद किया गया है और इस मौके पर जब हमारे नुमाइंदे ने बात करी थी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुशायरों का मुल्क की आज़ादी और मुल्क की एकता में काफ़ी अहम रोल रहा है। और जिस तरह से हम ये 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वही बंटवारे के दर्द का एहसास भी है। इस ख़ास मुशायरे पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लगातार हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ वकील साहिबा, जिनसे हम लगातार जो कानूनी रहनुमाई है ये भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ फरा फैज़ एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं और इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हमें इस पर कॉल करिए, अपना सवाल पूछिए। वकील साहिबा मौजूद हैं। वकील साहिबा, आपसे हम एक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि अगर कहीं किसी
गिरफ्तारी की या पूछताछ की अगर बात आती है, खास तौर पर खवातीन के ताल्लुक से मैं बात कर रही हूं, तो वहां पर कानून किन किन खास बातों का ख्याल रखता है? मान लीजिए कि किसी को घर में किसी के घर पहुंचे हैं, वहां से उनको ले जाना है या हिरासत में लेना है, इस खास मौके पर अगर किसी खातून को के साथ उन्हें कुछ भी पूछताछ करनी है या उन्हें गिरफ्तार करना है, उस मौके पर किन खास बातों का ख्याल रखा जाए? पहली बात तो ये कि अगर पुलिस जो है किसी लेडी को अरेस्ट करने के लिए आती है, सबसे पहले तो उसके पास अरेस्टिंग वारंट होना चाहिए उस लेडी के लिए पर्टिकुलर। तो और उसमें उसके अरेस्टिंग वारंट में पूरा केस का डिटेल होना चाहिए, क्या केस नंबर है, कौन सी धाराएं हैं, किस थाने का केस है, किस कोर्ट में ये मामला है जहां से उसके लिए वारंट इशू हुआ है। तो वो सब चीजें देख लेना चाहिए। दूसरी अहम बात ये है कि जब पुलिस आ रही है उसके साथ में लेडीज पुलिस है या नहीं है। मतलब अगर जेंट्स पुलिस आ रही है और वो लेडी के लिए आ रही है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है और इस तरह से उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती। लेडीज पुलिस का होना साथ में जरूरी है। तीसरी और अहम बात ये है कि जब लेडी की गिरफ्तारी की जाती है तो वो सनलाइट में की जाती है, मतलब आफ्टर सनसेट उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है। जैसे रात में अक्सर पुलिस दबिश देती है और वो अरेस्टिंग करती है, तो इस तरह की अरेस्टिंग जो है वो लेडी के लिए कतई नहीं हो सकती है। जी मैम। तो ये अहम चीजें हैं जो एक लेडी की अरेस्टिंग के लिए जरूरी होती है। और इसके अलावा जब अरेस्टिंग हो जाती है तो उसको मौका दिया जाता है कि वो अपने एडवोकेट को जो है कांटेक्ट कर सके। और ये बाकायदा इस तरह की जो रूलिंग्स है, गाइडलाइंस है, वो हर थाने में सुप्रीम कोर्ट की उसके ऑर्डर के बाद में जो है लिखा हुआ बाकायदा रिटन फॉर्म में जो है हर थाने में एक बोर्ड मौजूद होता है जहां पर ये सारी चीजें लिखी भी रहती है। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो पढ़ना लिखना जानता है तो वो थाने में जब जाए तो वहां देख सकता है कि ये सब चीजें वहां लिखी भी मौजूद रहती हैं। तो वो अपने एडवोकेट को कांटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी अरेस्टिंग हो गई और वो परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरेस्टिंग के बाद विद इन 24 आवर्स जो है उसको जिस भी उस थाने का जहां ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट में उसको वो पेश करना होता है। उससे ज्यादा टाइम के लिए जो है थाने में उसको नहीं रोका जा सकता। अगर उससे ज्यादा रखा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है तो वो गैर कानूनी है। जी, बेहद अहम जानकारी आपने इस वक्त दी है, क्योंकि कई बार इस बात की जानकारी ही नहीं है कि किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक हमारे कॉलर भी जुड़ रहे हैं, चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी, मेरा नाम एजाज हुसैन है। मेरा सवाल ये है वकील साहबा से, मेरे को एक लेडी 12 लाख रुपए देना है जो मारवाड़ी है और 5 साल से बाकी है पैसे, लेकिन वो अपने घर बदलते फिर रही, वो कहीं मिल रही नहीं, हॉस्टल में रह रही। उसके मेरे पास चक्का है मेरे पास और उसके सब पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो जरा वकील साहबा से बोलिए क्या है, मशवरा दीजिए। जी वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? देखिए, इसमें जो लेडी को आपको पैसा देना है उसने अगर आपको चेक दिए हुए हैं या कोई और शक्ल में आपके पास में एविडेंस? चेक है मेरे पास मैडम। चेक दिए हुए हैं तो आप जो है वो जो चेक बाउंस के लिए आप पहले उसको उसमें लगाइए चेक बैंक में, और वहां से जो वो चेक बाउंस होता है तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट ले लीजिए और बैंक जो है वो पूरा डिटेल देगा कि क्यों आपका चेक बाउंस हुआ है, खाते में पैसा नहीं है या दूसरी और कोई वजह है, तो वो रिटर्न फॉर्म में आएगा। उसके बाद जो है आप उसके खिलाफ में जो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं नए एक्ट में, और वहां से उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट से ऑर्डर हो सकते हैं। अगर वो बार बार जगह बदलती है और आपके पास में इस तरह के जराए हैं कि आप उसके बदले हुए एड्रेस पर जो है आपको जानकारी है, तो वो आप कोर्ट को बता सकते हैं कि इस जगह पर है, ताकि उसके जो नोटिसेस हैं वो सही जगह पर और कम वक्त में बिना टाइम खराब हुए तामील हो सके। और अगर मान लीजिए आपको नहीं जानकारी है तो आधार कार्ड आजकल एक ऐसी चीज है जिसपे बेसिक एड्रेस जो मूल पता होता है जो वो मेंशन होता है, तो आप उसके आधार की कॉपी लेकर के किसी तरह से फराहम कर लीजिए और उस एड्रेस पर नोटिस भिजवा सकते हैं।
तो जी, ये वो तरीका है। दूसरा 406 में भी आप जा सकते हैं, अलग से एक सूट फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास में ये चेक वगैरह जी, जी, अगर नहीं है जी, और आपकी रकम किसी के पास फंसी हुई है तो 406 का एक सूट भी आप फाइल कर सकते हैं अपने जी। पैसों की वापसी के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो नाज़रीन, लगातार हमारे इस खास प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी है। वकील साहिबा, बहुत आपका लगातार हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अहम मालूमात आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट फराह फैज साहिबा। आप इनसे अपने सवाल कर सकते हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। कहाँ से कॉल किया ये भी बताइए। मैंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट से किया है फोन जी। मेरा नाम अब्दुल गनी है जी। मेरा एक कमरा था, उसमें एक लेडीज बैठी थी किराए पर। उसने मेरे से कहा कि मुझे 1 लाख रुपए 2 दिन के लिए चाहिए। मैंने उसको जबरदस्त तंगी थी, उसको किसी को देना था, लेकिन बाद में जब उसको मैंने कहा कि अब वापस करो तो तकरीबन आज हफ्ता हुआ है, 1 महीना तक हुआ है, तो लेकिन वो नहीं दे रही है। अलबत्ता मेरे पास सबूत नहीं है। एक सबूत है, मैंने उसको बाद में जब गुजराई की ना, मतलब मुझे पैसे वापस दे दो, उसे एक्सेप्ट किया। आपको 1 लाख रुपए मेरे पास है, बस ये मेरे सबूत है। मैं कहीं डरता हूँ वो कहे नहीं मेरे पास नहीं, कहाँ दिया आपने, क्या? तो अब मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। जी वकील साहबा, देखिए बिना किसी लिखा पढ़ी के ये बात हुई है, इस तरह का मुआहदा हुआ है, इसमें आप कुछ अगर इनसे पूछना चाहें। ने यही किया कि बिना किसी लिखा पढ़ी के आपने इतनी बड़ी रकम दी हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो आपकी किराएदार थी, तो आपकी तो जानकारी में है वो अभी आपके साथ ही रह रही है या इधर उधर चली गई? नहीं, अभी तो वहां ही रह रही है, वहीं पर रह रही है। तो आप जो है कुछ इस तरह का एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो का या ऑडियो का। आप उससे जो है इस बात की बातचीत करें कि भाई मेरा पैसा मैंने आपको दिया था, वो तस्लीम करेगी हाँ मुझे दिया था, तो आप उससे वापस मांगेंगे, वो कोई ना कोई प्ली लेगी, तो ये कम से कम एक प्रूफ हो जाएगा। और इस प्रूफ को लेकर के आप, जैसा भी मैंने पिछले कॉलर को भी बताया था कि आप 406 आईपीसी में जो है एक सूट फाइल कर सकते हैं अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए। अगर आपके पास चेक है तो आप सीधे जो है वो चेक बाउंसिंग का मामला दायर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा इस तरह का कोई चेक नहीं है तो 406 में आप जा सकते हैं अपनी सूट की रिकवरी के लिए, उसको पार्टी बना सकते हैं। और आसानी ये है कि वो क्योंकि आपके जगह पर ही रह रही है तो उसको नोटिस की तामील कराना और वो नोटिस टाइम से उसको पहुंच जाए, तामील हो जाए, वो आपके लिए एक आसानी रहेगी आपके केस में। और बस ये कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने से क्या है कि फिर सामने वाले को ये वो मिल जाता है, प्ली मिल जाता है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुआ है, क्योंकि और सामने कैंडिडेट फीमेल है, तो इस बात का भी एहतियात रखिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा खराब है। जहां औरतों की हिफाजत के लिए जो है कानून बनाए गए हैं तो उनका मिसयूज भी होता है, तो वो सब चीजें आप जो है कानून को हाथ में ना लेकर के कानून का इस्तेमाल करके अपने पैसों की डिमांड कीजिए। जी मैम, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने अभी जिक्र किया कि इन्होंने सिर्फ आपसी बातचीत में ही इतनी बड़ी रकम दे दी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब कुछ भी इस तरह की कुछ बात होती है, यानी प्रॉपर्टी की बात है या फिर पैसों के लेन देन की बात है, तो कितना ज़रूरी है एक कानूनी तौर पर उसको एक पेपर की शक्ल देना या फिर वकील की मौजूदगी? बहुत जरूरी है ना, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पहले आप एविडेंस क्रिएट कीजिए। अगर इनके पास में ये एक एविडेंस होता कि ठीक है आप उससे कोई फालतू पैसा मत लीजिए, इंटरेस्ट मत लीजिए, कुछ भी मत लीजिए, आप या तो सिक्योरिटी भी ले सकते थे उससे कुछ, अगर सिक्योरिटी भी नहीं है कम से कम इस बात का एविडेंस लीजिए कि हम आपको पैसा दे रहे हैं
और उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। आप एक सादा पेपर पर एक तहरीर लिखिए कि आज इस तारीख को मैंने इतना अमाउंट इस नाम के शख्स को, इसका वालिद का नाम ये, एड्रेस ये, और उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिए, वो साथ में एनेक्स कर दीजिए, उसको इतना दिया है और इसने मुझे इतने टाइम में ये पैसा लौटाने के लिए कहा है और उसको इस बात की जरूरत थी या इस काम के लिए मैंने ये पैसा दिया है और ये मुझे इतने टाइम में जो है किस्तवार या लमसम में ये पैसा रिटर्न मुझे कर देंगे। और उसमें नीचे सिर्फ ₹1 का रसीदी टिकट होता है, वो चिपकाइए, उस पर उसका साइन करा लीजिए और साथ में कोई 2 विटनेस ले लीजिए। किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है उसमें जाने की। आप घर में बैठ करके ये अपने हाथ से तहरीर लिख सकते हैं और कोई 2 विटनेस अपनी साइड का ले लीजिए, एक उसकी साइड का ले लीजिए, ताकि कम से कम अगर आप उसको, जैसे अभी मैंने कहा कि 406 का अगर आप सूट फाइल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां मदद करेंगी। आपके पास विटनेस भी है, आपके पास में एक रिटन स्टेटमेंट भी है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है, कब हुआ है, किन की मौजूदगी में हुआ है। तो ये सब चीजें तो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपको फिर इसी तरह से एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल भी होता है इस तरह का एविडेंस बनाना। फिर मैम आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हालिया दिनों में हमने ये बात बहुत देखी है कि अक्सर हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, सोशल मीडिया पर अगर उनके कहीं फोटो पाए जाते हैं और उस फोटो को लेकर कोई भी उसका गलत इस्तेमाल करता है, इस केस में किस तरह से कानून हमारी मदद करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कई तरह के लॉज बनाए गए हैं। अभी आजकल हम खास तौर पर देख रहे हैं कि फोटो को लेकर कई बार उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है और पता भी नहीं चल पाता है। जब पता चल गया उसके बाद फौरी तौर पर वो लड़की या वो खातून क्या करे? देखिए आजकल हिना सब जगह पर साइबर सेल इस्टेब्लिश हो गए हैं और कई जगह पर तो अलग से साइबर क्राइम के लिए अलग से एक थाना भी बन गया है। तो इस तरह की जब ये चीजें होती हैं तो हमारे यहाँ IIT एक्ट है, उसमें जो है अगर कोई इस तरह से वायरल कर रहा है आपकी वीडियो का या आपको डिफेम कर रहा है या इस तरह की कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो रही है, तो आप उस चीज को लेकर के जैसे उसका प्रूफ ले लीजिए, आप पेन ड्राइव में ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इस तरह का कोई चीज है तो वो लेकर के आप अपनी एक कंप्लेंट जो है वो साइबर सेल में दे सकती हैं। और अगर नहीं भी है साइबर सेल, जो आपके नजदीकी थाना है या महिला थाना, तो सब जगह ही होता है, तो महिला थाना में जा सकती हैं या नजदीकी का जो थाना है या चौकी भी है तो आप वहां जा सकती हैं। और यूपी में जैसे बहुत सारे अब तो मिशन शक्ति चल रहा है, सब जगह जो है विमेन हेल्प डेस्क जो है खोल दिया गया है। अगर आपको अपनी कंप्लेंट लिखना भी नहीं आता है तो आप वो जा करके बता सकती हैं, अपना मोबाइल ले जाइए या कोई भी वो जगह, वो चीज जिसमें आपको ये सब जानकारी मिली है वो ले जा करके वहां आपकी पूरी हेल्प की जाती है, आपकी कंप्लेंट भी दर्ज की जाती है। और साइबर सेल जो है वो वहाँ इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह का एक्सपर्ट होते हैं और वो सब चीजों की डिटेल निकाल लेते हैं, कौन लोग है, कहाँ से इसका ये शुरुआत हुई है, तो आज के तनाजुर में ये बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे तमाम नाजरीन को दी है और लगातार आपसे हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल? मोहम्मद सलीम। जी, कहाँ से कॉल किया सर? मैं जम्मू कश्मीर से और डिस्ट्रिक्ट डोडा है, ये बहुत रिमोट एरिया। सवाल करिए। मैंने वकील साहब से बात करनी। वो आपकी बात सुन रही है, आप सवाल कर सकते हैं। मैं सुन रही हूँ, आप बताइए। अच्छा, वो सुन रहे हैं मेरी बात? सवाल करिए सर। जी मैं सुन रही हूँ। मैं बात करूँ अपनी? जी अपनी बात करिए वरना आपकी कॉल कट जाएगी। हाँ, ये मैडम हमारा मसला है, हमारा नेशनल लोक अदालत का एक फैसला हुआ है जी, तो फैसला जो है वो कहते हैं नहीं ये चैलेंजेबल भी नहीं है, अपीलेबल भी नहीं है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है 4 साल से। नहीं तो फायदा क्या हुआ है? वो ना कोर्ट वाले इम्प्लीमेंट करते हैं ना रेवेन्यू वाले इम्प्लीमेंट करते हैं। सर असल मसला क्या है, किस मामले को लेकर है, इसके बारे में थोड़ा सा वकील साहबा को बताइए। जी हाँ मैडम, मैं बात करूं?
मामला जी, क्या जी, है वो बताइए। पूछना चाह रही हैं, वो जानना चाह रही हैं। आखिर आप जानना क्या चाहते हैं वकील साहबा से, वो आप मैं जानना बताइए। चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है ये, इसमें कौन सी वो किस आते हैं चीज जब का इम्प्लीमेंट चाहते हैं आप? ये नेशनल लोक अदालत का एक ऑर्डर हुआ है, एक डिसीजन हुआ है। किस सिलसिले में वो उनके डिसीजन है, कोर्ट को किस सिलसिले में वो ऑर्डर है? वो ऑर्डर है, वो एक रकबा है, जमीन है, 4 आदमी में डिवाइड हुआ है वो। जी तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी रेवेन्यू वालों को कि आप इसको तकसीम करके इनको जी ये रकबा दे दो एज पर डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जी तो उन्होंने डिमार्केशन तो की, जी। लेकिन पोजीशन हैंड ओवर नहीं की। हम्म। हालांकि उसमें लिखा है कि आफ्टर डिमार्केटिंग द लैंड द तहसीलदार भदोही शैल एंश्योर दैट ईच पार्टी इज हैंडेड ओवर द रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ। जी बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और नाज़रीन देखिए, इसीलिए लगातार हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें और अपना सवाल आप बहुत वाज़े अंदाज में करें, ताकि हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पर हैं, जो भी वकील हैं, उन तक आपकी बात पहुँच पाए। जी वकील साहबा, इनके जो मसला है उसके बारे में कुछ आप रहनुमाई करना चाहेंगी? जी, हिना, एक तो ये थोड़ा सा इनसे क्लियर नहीं हो पाया कि जो कोर्ट के डिसीजन का जी, जी। हवाला दे रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला बता रहे हैं या हाई कोर्ट का से इनका ये हुआ है डिसीजन। लेकिन फिर भी अगर जो लैंग्वेज इन्होंने बताई है, जितना मुझे मैं समझ पाई उनकी बात को, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनकी जो लैंड है वो डिमार्केट कर दी जाए, उनको अलग अलग डिवाइड कर दी जाए और जो जो एरिया जिसके उस हिस्से में आता है उसको हैंड ओवर कर दिया जाए। तो वो आधा हुआ है, डिमार्केट तो हो गया है, लेकिन इनको पोजीशन नहीं दिलवाया गया, हैंड ओवर नहीं किया गया। इनका मसला सिर्फ इतना सा है। तो ये जो है दोबारा से कोर्ट में जा सकते हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका जो कंप्लायंस है वो पूरा नहीं हो पाया है और इसका जो है वो पूरा कंप्लायंस कराया जाए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी इनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कोई मनाही नहीं कर सकता और उसका कंप्लायंस होना जो है वो हर एक उस शख्स की जो है ड्यूटी है जिसके लिए वो ऑर्डर हुआ है। तो इसमें जो अमला है वो जरूर इस बात का पूरा करेगा, इस बात को, अगर ये उसके लिए अपनी जी बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार हम अपने नाज़रीन से बात भी कर रहे हैं। एक और कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मेरा नाम गुलाम कादिर है, मैं लार से डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे वकील साहिबा से ये सवाल करना था। 2012 मैंने दिया था तहसील ऑफिस को जमीन 2 कनाल, उसमें टीएनसी हुई है 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए जब तय हुआ है 1 कनाल को 2 कनाल में हमने दिए हैं और उसमें से जब उन्होंने पैसे दिए हैं तो फिर 20% उन्होंने बांध रखा था उस वक्त। उन्होंने कहा कि जब कब्जा हो जाएगा तब हम 20% देंगे। उन्होंने कब्जा भी किया, तकरीबन 6 साल से नहीं दिया। फिर मैं उनके पीछे पीछे लग गया, डी काम को, डीसी साहब को, बस वो कह रहे कि देंगे देंगे देंगे। बाद में कहा नहीं दिया, हमारा ज्यादा हुआ है, ये रेट नहीं थी। मैंने कहा नहीं, आप ये पीएनसी किया है, उस वक्त डीसी साहब भी था, तहसीलदार साहब भी और हमारा जो सरपंच साहब मैं भी था, लेकिन ये रेट हुआ। अगर मैं कहूँगा मुझे ज्यादा दे दो, आप कहाँ देते, लेकिन ये हुआ है। फिर मैं कोर्ट में गया है, कोर्ट में वो नहीं आए, कोर्ट ने उनको मतलब समन निकाली, वो कोर्ट में भी नहीं आए हैं। कोर्ट ने ये किया तो फिर मुझे डिग्री दे दी। उन्हें जो 12 तकरीबन 11 लाख रुपए उनके पास थे, उन्होंने डिग्री दी थी और वो मेरे पास भी है। मैंने जो वो जमीन था ना 12 लाख का, जी अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि यही हमने वो फाइल मतलब डिग्री दी है उन्होंने, मैं चाहता तो वो अमल दरामद करे ना पटवारी के, वो नहीं कर रहे हैं। जी मैम, आप कुछ ठीक है वकील साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहबा, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? देखिए, इनकी प्रॉब्लम ये है कि डिग्री तो हो गई है लेकिन उसका अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। जी मैम, तो इसके लिए जो है आप वहाँ कंसर्निंग तहसीलदार से बात कीजिए और अगर नई तहसीलदार से आपकी बात बन पा रही है तो आप एसडीएम के पास में जा सकते हैं। एसडीएम से अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो डीएम के पास जा सकती है।
कमिश्नर के पास जा सकते हैं। तो ये 3-4 काउंटर्स हैं आपके पास जहां पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। जी बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं, वकील साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप अपने सवाल भी इनसे कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ही दरख्वास्त है, जब आप कॉल करें तो अपना सवाल मुख्तसर करें, असल मसला बयान करें और सबसे अहम ये कि टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, मैं संगारेड्डी से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल करिए। करूँ सवाल? जी, वकील साहबा मौजूद हैं। हाँ वही, आप वकील साहब को कॉल दे रहे हैं? मैं तो आप सवाल करिए, वकील साहबा मौजूद हैं। मैं सुन रही हूँ, आप बताइए। अच्छा ठीक है, सुनिए, मेरे वालिद साहब को 12.5 एकड़ जमीन है। हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 एकड़ बेच लिए। 4.5 एकड़ मेरे को दिए, 4 एकड़ मेरे छोटे भाई को दिए। अब रही उनके नाम पे जो है सो 2 एकड़। क्या चाहते हैं आप, वो जल्दी सवाल करिए क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है अब। नहीं सुनिए आप, मेरे बहना जो है सो 12.5 एकड़ पे कोर्ट में केस डाले। कितनी बहनें आपकी? जमीन 12.5 एकड़ थी हमारे वालिद साहब के नाम पे। आपकी बहनें कितनी हैं? नहीं, बहनें 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। उन्होंने कोर्ट में केस डाला है। केस डाला है। कागजात किसके पास हैं? कागजात जो है जिसके नाम पे उसके हमको हमारे नाम पे नए पासबुक, पट्टा पासबुक आ गए। हमारे छोटे भाई के नाम पे आप असल में क्या चाहते हैं, क्या रहनुमाई आप चाहते हैं हमारी वकील साहबा से, वो बताइए। सुनिए, अब हम 12.5 एकड़ पे तकसीम अमल में आना या नहीं तो मरहूम के नाम पे जो है उसमें तकसीम अमल में आना। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी मैम। देखिए, जो लैंड टोटल है, पहली बात तो ये है कि ये लैंड किस तरह की है। आपके फादर की जर खरीद है या आपको उनको अपने एंसेस्टर से मिली हुई है? अगर उनको अपने एंसेस्टर से मिली हुई है तो जितना टोटल लैंड उनको मिला था वो सारा का सारा जो है वो उस पे सूट फाइल करेंगी, और उन्होंने किया भी ऐसा ही होगा, 12.5 एकड़ पे किया होगा। और अगर जर खरीदे तो फिर तो आपके फादर की मर्जी है, वो किसी को दें किसी को ना दें, अगर उन्होंने बैनामा करके ले रखी है। जी बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। हेलो, आपने कहाँ से कॉल किया वो बताइए, अपना नाम और सवाल करिए सर। दिल्ली से बोल रहा मैं, ताजुद्दीन। जी सवाल करिए, वकील हेलो, साहब। ताजुद्दीन बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। सवाल करिए। ताजुद्दीन। अपना सवाल करिए बराए मेहरबानी। अच्छा, मैं ऐसा है मैडम, मेरे नाम घर है और मेरे बहन भाई परेशान कर रहा है। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई हैं। जी। अब मैंने 4 को हिस्सा देना है, वो मकान बननी है नहीं, परेशान कर रहा है मुझको। एक हमारी भाव जो कहती है मैं किसी को रहने नहीं दूंगी, हिस्ट्री मेरे नाम है। जी वकील साहब, इनसे कुछ पूछना देखिए, अगर रजिस्ट्री आपके नाम है तो फिर तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। आप सीधे सीधे एक इंजंक्शन सूट फाइल कीजिए और जा करके कोर्ट से आप स्टे ले लीजिए कि भाई ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपके नाम बैनामा है और इसमें जो है किसी का कोई राइट नहीं है और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं इसमें इतना कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, तो लिहाजा जो है उन लोगों को किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से रोका जाए। तो कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर करेगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम है। सबसे बड़ी बात ये है। जी बहुत तो आप इसमें एक इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मैम। लगातार आपसे हम तमाम तर बातचीत कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन भी आपसे अपनी जो कानूनी उलझन हैं उनका हल पूछ रहे हैं और नाज़रीन आपसे हमारी यही दरख्वास्त है कि जब यहाँ आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाए उसके बाद आप अपने वकील से ज़रूर रब्ता करें मकामी तौर पर या फिर आपके जो भी वकील है, उसके बाद आप कानूनी तौर पर आगे बढ़ें। वकील साहब, यहाँ पर हम बहुत जल्दी ये बात जानना चाहेंगे, अभी हम लगातार देख रहे थे कि प्रॉपर्टी के बहुत से मामले जो है वो सामने आते हैं, कितना ज़रूरी
ज़रूरी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उनको एक कानूनी शक्ल देना, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो। देखिए, हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ये सोचते हैं कि शायद ताउम्र हम इस दुनिया में रहने वाले हैं, तो हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसकी सेफ्टी के लिए कोई इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं करते। जबकि हमें ये चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमारे नाम है तो आगे जो हमारी नस्लें हैं वो आपस में इत्तेफाक से रहें, इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अननेसेसरी कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। तो उन्हें अपनी जिंदगी में एक विल जरूर कर देनी चाहिए कि भाई जब तक हम रहे तो हमारे नाम प्रॉपर्टी है, हम काबिज रहेंगे, हम ही मालिक रहेंगे, और जब हम नहीं होंगे तो इस प्रॉपर्टी का आगे इन लोगों को किस तरह से बेनिफिट पहुंचना है वो क्लियर कट एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और वो बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उसको नोटराइज करा लेते हैं, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया, 1000 के लिखवा लिया या 50 रुपए के भी लिखवा करके उसको नोटराइज करा लेते हैं और सोचते हैं कि ये सफिशिएंट है, इसके बाद जो है हमारा कचहरी में काम पक्का हो गया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जबकि वो चैलेंजेबल है। अब जरूरी ये है कि आप उसको बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उस जो डीड है आपने लिखी है वो उसको रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड कराने के लिए उसमें आपको जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से कोर्ट फीस भी देना पड़ता है, तो वो आप को खुशी खुशी देना चाहिए कोर्ट को वो फीस, और ताकि आपका काम पुख्ता हो जाए और आपकी आने वाली नस्लें जो है वो परेशान ना हो। जी मैम, बहुत और इस तरह के मसले पैदा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी, बहुत कारामद जानकारी दी है, खासतौर पर जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर, जायदाद को लेकर अक्सर व बेशतर इस तरह के मसले हमारे सामने आते हैं। और अब हमारा प्रोग्राम वकील साहब भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। हम सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट फराह फैज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम वकील साहब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।